बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसा कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा ये बिल्कुल इंटीक और यूनिक किस्म का मौजू होगा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ये बेसिकली क्या होती हैं, मेल फीमेल के अंदर इसको किस तरह से इसकी अलामतें होती हैं और क्या क्या इसके मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जा सकता है, इसकी अलामतें क्या क्या होती हैं। फिर अगर मेल फीमेल का जो रिलेशन होता है उसके दरमियान ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तो कैसे होते हैं, या उनकी अलामात क्या होती हैं, उनको डायग्नोज कैसे करते हैं, प्रिवेंट कैसे किया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जो पैनल मदऊ कर रखा है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, लुक लाइक यंगेस्ट और लेजेंड हीरो ऑफ मेडिकल कम्युनिटी प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जो प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी हैं। ये पहले किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में थे, तो जब हमने ये पोस्ट बनाई तो हमारे एक प्रोफेसर का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी इनका किंग एडवर्ड हटा के अब कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज के। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। इनके साथ ही किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, बड़ी फेमस, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट एकेडमिक कंडीशन के ऊपर जो ग्रिप अपनी मजबूत रखती हैं, या जितनी भी हमारी अवेयरनेस होती है हेल्थ के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, आप इनको सोशल मीडिया टूल्स पर देखते भी होंगे। अगर आप सर्च करेंगे तो हर जगह पे डॉक्टर ज़हरा सफदर हमारे साथ मौजूद होती हैं। डॉक्टर ज़हरा सफदर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अगर आपकी इजाज़त हो तो सर से आगाज़ करें। सर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डर्माटोलॉजी और गायनोकोलॉजी के अंदर अगर हम रोल चेक करें तो कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सर वेलकम। बुलाने का, और आपने पहले भी दावत दी तो मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था, तो फिर मैंने माजरत की, तो बट यू वर काइंड, आपने फिर इसको रीस्केड्यूल कर दिया। सर बात यह है कि एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो STDs हैं, इसको कहते हैं STDs, सर ये हमारी डोमेन में भी आते हैं, गायनी की भी और यूरोलॉजी की भी। ठीक है। ये तीन ऐसे शुबे हैं जिनको हम डील करते हैं। अच्छा, मुझे अब किए हुए तकरीबन 46 साल हो गए हैं MBBS। किंग एडवर्ड से 1980 में किया था, तो अब मेरी ज़िंदगी गुजर गई है STDs को ट्रीट करते हुए। और अब मैं शक्ल देख के भी बता सकता हूँ कि कल रात ये बंदा कहाँ गया था और कौन सी बीमारी लेके आया। अब मुझसे लोग घबराते हैं मिलते हुए कि डॉक्टर साहब तुसी तो फड़ लेना मैंने, यानी मुझे वो अलामात स्किन पे नज़र आ जाती हैं। और स्किन एक ऐसी चीज़ है तनवीर कि इस पे सब कुछ आया हो जाता है। ठीक है। आप अपनी बीवी से जो मर्जी छुपा लो, स्किन नहीं छुपा सकते। ठीक है। और स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। ठीक है। ये जो स्किन है ना, ये पासपोर्ट है। यहाँ जो भी दाग धब्बे आते हैं ना, तो हम मरीज को आगे कहते हैं बैठो जनाबे आला, वो कहता है जी। हम कहते हैं यार ये बताओ कहाँ मुंह मार के आए हो। अच्छा, मरीज बड़ा परेशान, डॉक्टर साहब क्या मतलब? हम कहते हैं देखो यार बात सुनो, यू आर विद ए डॉक्टर, और तुम डॉक्टर के पास आके हमें सही बताओ ना बताओ, तुम्हारी बीमारी हमें पता लग गई है, तुम्हें टीके लगेंगे, दवाइयाँ देंगे, लेकिन इससे पेशतर कि तुम ना बताओ हम तुम्हें ये बीमारी बता रहे हैं। वो फिर कह देता है हाँ जी मेरे से गलती हो गई, मैंने बस ये हो गया वो हो गया, मुझसे नहीं होना था, मेरी बेगम को ना। सो द पॉइंट इज, ये जो STDs है ना, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उर्दू में हम लोग अपने आगे क्या लिखते हैं, माहिर अमराद जिल्द व मखसूसा। ठीक है। कभी नाम सुना है आपने तनवीर बेटा मखसूसा का? मखसूसा का मतलब ये होता है वेनिरियल डिसऑर्डर्स। अच्छा, हम लोग एरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी डील करते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट भी करता है और यूरोलॉजिस्ट भी करता है, लेकिन EDF के पेशेंट हमारे पास भी आते हैं। तो जब हम मखसूसा लिखते हैं तो मखसूसा का क्या मतलब हुआ कि स्किन डिजीज़ के अलावा वो बीमारियाँ जो एक मर्द और औरत के मिलाप से फैलती हैं, उसको हम STDs में या वेनिरियल डिसऑर्डर्स में कहते हैं। वो बीमारियां जो एक से दूसरे को लगने का डर होता है। तो ये बीमारियां जो हैं बहुत हैं, आगे हम प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन STDs और ये वेनिरियल डिसऑर्डर्स ये बड़ी ज़रूरी बात है। अच्छा, इसमें हर बीमारी को ये नहीं समझना कि ये आपने किसी बंदे का कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ है तो उससे हुआ है। फंगस जो होती है, फंगस मियाँ से बीवी को लग जाती है, बच्चों को लग जाती है, माँ से लग गई, बाप से लग गई। वॉट्स, मोके जो होते हैं, अगर मोके जेनिटल एरिया पे निकले हैं, बीवी को हो गए,
बीवी की वल्वो वजाइनल एरिया पे हैं, मर्दों को हो गए, मियाँ को हो गए, बच्चों ने टॉवल यूज़ किया उसको हो गए। स्केबीज है, स्केबीज भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आ जाती है। पंजाबी में कहते हैं खुरक पै गई, एक बंदे को होती है, बाप को थी, बाप का माँ के साथ कांटेक्ट हुआ, बच्चों का उनके साथ, पूरी फैमिली पूरी रात वो लगे होते हैं खारिज करने के लिए। सो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको एसटीडी हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, लेकिन ये वो वेनिरियल डिजीजेज में नहीं आती। ठीक है, ये काबिल इलाज हैं, वो भी काबिल इलाज हैं, लेकिन इनको हम उन बीमारियों में नहीं रख सकते जो वेनिरियल डिजीज हैं। इसलिए जो ये बीमारियां, हमें इनको डिफ्रेंशिएट कर, हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए एज ए डॉक्टर, कोई भी आए, आप आए ABCD, मेरा काम है आपसे हिस्ट्री लूं और फिर डायग्नोज करूं। ठीक है, HIV एड्स की इतनी बड़ी पुरानी बीमारी चल रही है। आजकल तो HIV का इतना शोर है, वो जी वहाँ मुल्तान में इतने केसेस पकड़े गए, ये हो गए वो हो गए। HIV भी हमारी डोमेन में, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की डोमेन में आती है। तो हमने मरीज को देखकर, उससे क्वेश्चन करके, और वो मरीज जो बताने में हिचकिचाहट करते हैं, हम उनको खुद बता देते हैं कि तुम्हारे हाथ और पाँव पे इसकी अलामात जाहिर हो गई हैं। तुम्हें सिफिलिस है, तुम्हें गोनोरिया है, तुम्हें लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम है, तुम्हें एड्स है, ये क्या बीमारी है, वो फिर उसको हर्पीज है, उनको फिर वो खुल के बताना पड़ता है हमें। जी ठीक हो। डॉक्टर साहब, ख़वातीन में वजाइनल इन्फेक्शन की बढ़ती हुई वजूहात, उसकी बेसिक काज क्या होती है? पाकिस्तान में ना एक तो टेम्परेचर्स थोड़े हॉट और ह्यूमिड है, उसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है, और ये हमारे कपड़े ऐसे हैं जो बहुत लेयर्स में कई दफ़ा होते हैं। फीमेल्स अबाया करती हैं, लंबे कपड़े पहनती हैं, और फिर किचन में काफ़ी लंबे लंबे देर के लिए खड़ी होती हैं। उसकी वजह से बहुत हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से जो वजाइनल इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। कई दफ़ा फंगल इन्फेक्शंस भी इसी तरह के ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा ग्रो करते हैं। और फिर सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि बहुत जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता, वो क्रॉनिक हो जाते हैं काफ़ी अरसे से। कई दफ़ा ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करती हैं एक दूसरे से पूछ के, तो वो पूरी तरह ट्रीट नहीं होती, तो फिर वो क्रॉनिक मसले बन जाते हैं। और फिर जब आते हैं, वैसे तो वो आराम से एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल से ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन वो बार बार क्रॉनिक मसले चलने की वजह से फिर उनको बहुत से अंदरूनी मसाइल जैसे PID हो जाता है, कई दफ़ा इनफर्टिलिटी तक भी बात पहुँच जाती है। ठीक है, जैसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी नज़र में इसको किस तरह क्लैरिफाई करना चाहिए? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी इसी तरह PID के अंदर कन्वर्ट होती हैं। क्लेमाइडिया का, ट्राइकोमोनास का, फंगल इन्फेक्शंस का, गोनोरिया का, ये सब चीज़ें जो हैं जब ये असेंड होती हैं और यूट्रस के मुंह तक पहुंचती हैं और यूट्रस के अंदर और फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचती हैं, तो फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज की कॉज बनती है, और वो इनफर्टिलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंट अब एक वजह बन गई हुई है, जो कि हम आहिस्ता हिस्ट्री टेकिंग से, उनकी एग्जामिनेशन से डायग्नोज करते हैं। अगर वो अर्ली पकड़ी जाती हैं और रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं तो फिर तो हम ट्रीट कर लेते हैं। कई दफ़ा वो इतनी लेट पकड़ी जाती हैं, सालों साल वो गुजर चुके होते हैं कि वो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब्स कर देती हैं, या यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को इतना डैमेज कर देती हैं कि प्रेगनेंसीज आगे डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। फिर उन लोगों के लिए फिर हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स जैसे IVF या उस तरफ हम भेजते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस या जल्दी ही पकड़ लेना और सिंपल इलाज के साथ उसको ट्रीट कर लेना ज़्यादा आसान भी है, और फिर ज़्यादा मसलों में भी नहीं इंसान पड़ता। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम बैक्टीरियल, वेजाइनल, फंगल और ट्राइकोमोनास की बात करें, तो इसमें फ़र्क अगर आम सा आदमी समझे तो कैसे समझे? आम फीमेल्स को जो है, जब हम वो हमारे पास आती हैं और अब वो हिस्ट्री देती हैं, तो हम उनको कलर ऑफ डिस्चार्ज पे सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि किस रंग का डिस्चार्ज है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, स्मेल कैसी आ रही है, हारिश उसके साथ इचिंग है या नहीं है। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस के साथ इचिंग एसोसिएटेड होती है। और दूसरा, हम एग्जामिनेशन करते हैं, स्पेक्लम से अपनी आंखों से देख लेते हैं कलर ऑफ डिस्चार्ज क्या है। कई दफ़ा पेशेंट नहीं डिफरेंशिएट कर सकता कि उसको क्या कलर है ना, जब कपड़ों पर लग जाता है तो फिर वो क्लियर नहीं होता। तो जब हम एग्जामिन करते हैं तो वो हमें क्लियरली यूट्रस का जो मुंह है, जो सर्विक्स है, उसका कलर, शेप, टेक्सचर को देख के भी हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, और फिर हम वहाँ से एक छोटा स्वाब ले लेते हैं जो हम लैब में भेज के कंफर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो HPV एक वैक्सीनेशन हम लगाते थे, तो उससे भी इसकी रिकवरी होती है?
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो यंग लड़कियों के लिए, टीनेज गर्ल्स के लिए पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है इसी साल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्कूलों में लगाई गई है। और पहले भी काफ़ी साल पहले से ये बार बार जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन ये महंगी थी, थोड़ी कॉस्टली थी, और फिर बहुत से स्टिग्मास अटैच हो जाते हैं कि ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगी, ये हमारी जो है वो और मसाइल पैदा करेगी। तो बहुत से पेरेंट्स ऑप्ट आउट करते थे वैक्सीनेशन को, लेकिन जब पेशेंट सेक्शुअली एक्टिव हो जाती हैं तो फिर वैक्सीनेशन का रोल नहीं रहता, फिर प्रिवेंटिव मेजर्स ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जैसे मियाँ बीवी अगर मिल रहे हैं तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के स्प्रेड से और बहुत से और STI से भी बचा लेता है। ठीक है सर, जैसे आपने STDs की बात की, इसमें अगर हम डिजीज़ की बात करें तो क्या क्या ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो आम आपकी नज़र में होती हैं? STD में देखें ना, सबसे बड़ी जो हम यहाँ देखते हैं, अगर देखा जाए हर्पीज बहुत कॉमन है। ठीक है। और ये हर्पीज जो HSV है, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 जो है वो तो हमारे चेहरे पे, जिस्म पे, लिप्स के इर्द गिर्द वो आ जाती है। टाइप 2 जो है वो हमारे जेनिटल एरिया पे आती है, बोथ मेल एंड फीमेल। ये बड़ी कॉमन है। वॉट्स जिसको कहते हैं, ये जो हम लोग पेपिलोमा वायरस की बात आप कर रहे थे, ये आजकल ये जो वैक्सीन लग रही थी, मैंने तजर्बे में देखा, मेरा इतना तजर्बा हो गया 46 ईयर्स का, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये लोगों ने कहा भाई हर आ रहा है लगाओ, लगवा लो, इम्यूनिटी तो अगर आपका सेक्सुअल कांटेक्ट ही देखे ना, आपका कांटेक्ट लग रहा है और आपका उसी बंदे से कांटेक्ट हो रहा है, तो वैक्सीन ने क्या करना है वहाँ, कितनी इम्यूनिटी आपको दे देगी। सो एक वो कहते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज़ है प्रोमिस्कुसिटी। प्रोमिस्कुस किसे कहते हैं? हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। और जब आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, मेरे पास जितने मरीज STIs के, STDs के आते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी पहली हिस्ट्री ये होती है, और भाई बताओ आपके पार्टनर, हाँ जी मेरे पास मेरी 2-4 गर्लफ्रेंड्स हैं, मैंने 4-5 से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जी, बेगम भी है, ये भी, तो हमें उनको, और फिर कॉन्डम वो यूज़ नहीं करते। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी बात है, जो मसला है हमारे मर्दों में, वो ये है कि जी कॉन्डम हमने यूज़ नहीं करना, यानी गोइंग आउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी। अब उनको नहीं पता कि वो खातून जिसके साथ उनका सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, उसको कौन कौन सी बीमारी हैं, वो आगे उनको तो नहीं पता। अब वो मुझे मरीज आगे कहता है, हाँ जी वो जो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी उसको लिकोरिया था, उसको तो डिस्चार्ज बड़ा था, मैंने इंटरकोर्स किया, पता चला व्हाट इज डिस्चार्ज, व्हाट इज लिकोरिया। भाई ये दैट इज इन्फेक्शन, वायरल, फंगल, मोनीलियल, कैंडिडल, उसके बाद क्या कहते हैं ट्राइकोमोनाल, ये सारी वो इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये सारा डिस्चार्ज आता है। तो आपने वो डायग्नोज करना है। अब आपने डायग्नोज नहीं किया, आपने उसके साथ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट की, उस लड़की ने आपको दे दिया, और वो अगर लड़की के और भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स हैं बाहर आपके अलावा, वो वहां से उसको भी देगी। तो ये फिर एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है बीमारियों का, और ये चलता चला जाता है। सो कॉमनली हम जो देखते हैं, मैंने जो देखा है, हर्पीज बहुत कॉमन है, जो हर्पीज जेनिटैलिस है, ये हमारे पास बहुत, और हर्पीज की ट्रीटमेंट इतनी ज़रूरी है गायनेकोलॉजिस्ट के लिए। जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है औरत, और उसको हर्पीज है, शी मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर द डिलीवरी, अदरवाइज वो जो बच्चा है, जो बच्चा माँ के अंदर पैदा होना है जिसने, उसको इतनी कॉम्प्लिकेशन, हर्पेटिक आई उसकी बन जाती है, हर्पेटिक नोज उसका चला जाता है, ओरल कैविटी में बच्चे का, तो माँ को ट्रीट करना। इसी तरह वॉट्स, ये जो हम वायरल वॉट्स कहते हैं, वल्वो वजाइनल वॉट्स, अगर एक औरत प्रेग्नेंट है उसकी ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, वो प्रेगनेंसी में जब बच्चा डिलीवर होगा उसको भी वॉट्स डिलीवरी के वक्त आ जाएंगे। फिर फंगल एंड कैंडिडा, औरत में कैंडिडा बहुत होती है, मर्दों में फंगल होता है। कैंडिडल इन्फेक्शन जो होती है ना, उसको हम कहते हैं कैंडिडल इंटरट्राइगो। औरत आती है हमारे पास, डॉक्टर साहब मुझे तो पूरी मेरे ग्रॉइंस में खारिश है, मैं तो हर वक्त लाल हुए में मेरे ग्रॉइंस। वो वल्वो वजाइनल एरिया जब हम एग्जामिन करते हैं तो एरिथमेटस होता है, उस पर एक्जिमा बना होता है, और बाद में वो कैंडिडा होता है। फंगस वो नहीं होती। फंगस क्या होगी, फंगस में रिंग बने होंगे थाइस में। फंगस का मतलब है ददरी कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में कहते हैं उल्ली लग गई है बंदे को। वो पंजाबी में नहीं, जैसे डबल रोटी को उल्ली लगती है, डबल रोटी तो फेंक देते हैं, बंदा नहीं फेंकते, बंदे की उल्ली उतार देते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि अपने खामिन को चेक करो। अब हमारे माशरे में क्या मसला है तनवीर, प्रॉब्लम बेटा ये है कि जो मर्द होता है ना, वो अपनी बीवी को डांटता है, अगर बीवी उसकी कहे तुमसे मुझे लगी है, वो कहता है तुम कौन होती हो कहने वाले, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम बीमारी तुम्हें लगी है, मुझे मत ब्लेम करो। और जब वो बीवी उसको ये कहती है कि चलो डॉक्टर आतिफ को दिखाओ चल के, वो कहता है मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा। वो अपनी अना बना लेता है। मर्द हमारा जो है ना, यहाँ उसकी एक ईगो है हमारे मर्द की, और वो उस ईगो में अपनी बीवी को शो करता है, नो मेरे से तुम्हें बीमारी नहीं लगी, तुम बीमारियां खुद पैदा करती हो, खुद लेके आई हो। सो जब तक आप
पार्टनर को ट्रीट नहीं करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूं, ये बीमारियां फैलती चली जाएंगी। अब आपके पास अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है एसटीडी का या एसटीआई का, मैं उसको ट्रीट कर देता हूं, कोई फायदा नहीं मुझे, बिल्कुल कोई फायदा नहीं, जब तक उसका पार्टनर ट्रीट नहीं होगा, वेदर एक्स्ट्रा मैरिटल या उसका हस्बैंड है। हमें दोनों को मिला के ट्रीट करना है और उसको देखना है, अगर मियाँ को सिफिलिस है, मियाँ को गोनोरिया है, मियाँ को लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम है, मियाँ को ग्रेनुलोमा बने हुए हैं, तो हमें पहले मियाँ को ट्रीट करना है फिर बीवी को करना है। वो ये ना हो कि अल्टीमेटली एक दफ़ा आपने बेगम साहब को ठीक कर दिया और वो ठीक होके गई, अभी वो गई है, फिर वो मियाँ उसको दे जाए आके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टीच करना इनको, और फिर उसके बाद कॉन्डम का यूज़ करना, प्रिवेंटिव मेजर्स करना, उनको बताना बंदे को कि बेटा तुम मेरे पास बहुत आते हैं, मैं उनको क्या बताता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हें देखो, एक बंदा मेरे पास एड्स का, हम एड्स को भी ट्रीट करते हैं, वो आया, उसको एड्स थी, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने तो माफ़ी मांग ली, गलती हो गई, ये हो गया, अल्लाह ताला से अब नहीं कोई। मैंने कहा बेटा सबसे बड़ी बात यह है बीवी से परहेज करना है, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो डॉक्टर हम कोशिश ही कर सकते हैं सब कुछ उसके। तो मैंने कहा लेकिन यू शुड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद योर वाइफ, अदरवाइज अल्लाह ना करे तुम औरत से अपने कांटेक्ट होगा, बच्चों को किस करोगे, सलाइवा में आना जाना बच्चे का, उसको भी होने का डर है। तो हम लोगों को, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें गाइड करना है, हमें काउंसलिंग करनी है मरीज की। ये एसटीआई या एसटीडी वो चीज़ नहीं है कि यार चलो ये गोली लगा लो, ट्यूब लगा लो, ठीक हो जाओगे, नो बिल्कुल नहीं होता। अब पेशेंट आती है, आता ही आती है मेरे पास, डॉक्टर साहब मुझे पेशाब बड़ा जल के आता है। अब जो बर्निंग यूरिन है, मिक्सचुरेशन, उसके कुछ 600 कॉजेज हैं। पेशाब जब जल के आता है एक औरत को, बहुत, अब खवातीन आती, मैं क्योंकि मेरा खवातीन के साथ ज़्यादा बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट और एसटीडीज को डील, वो सारी मेरे पास जो वल्वो वजाइनल एरिया की प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब मुझे तो पेशाब जल। अब पेशाब जब जल के आता है, इमीडिएटली उसका टेस्ट करो यूरिन का, और फिर कल्चर करो। कल्चर में पता चलेगा कि वेदर बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, या खुदा ना खास्ता उसको गोनोरिया है, उसके मियाँ ने उसको गोनोरिया दे दिया, सिफिलिस हो गई है उसको, लिम्फोग्रेन शैंक्रोइड एक बीमारी है, वो हो गई है उसको। सो ये चीज़ें जो हैं, ये हमने मरीज को गाइड करने के, बेटा आपको पेशाब बर्न होके आता है, आप इमीडिएटली अपना टेस्ट कराओ ताकि हमें पता चल जाए, और कल्चर कराओ, कल्चर में रिपोर्ट आ जाएगी, फौरन हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। और लेकिन उसके बाद जो ज़रूरी बात है, मियाँ को एग्जामिन करना, उसके लिए हमें स्पाउस को बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जैसे कि सर ने बात की कॉन्ट्रासेप्शन की, कॉन्ट्रासेप्शन वाकई जैसे सर कहते हैं लोग यूज़ ही नहीं करते, या कुछ लोग, कुछ फीमेल्स हमारे पास भी आती तो वो कहती है मुझे किसी ने कहा था कैप्सूल रखवा लो, किसी ने कहा था कोप्टी रखवा लो, ये सारी नुकसानदेह होती है। तो कॉन्ट्रासेप्शन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना, जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की बात करें तो कॉन्डम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन भी है और एसटीआई की प्रिवेंशन भी है। लेकिन जो दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव है, अगर ये इंश्योर्ड है कि एक कपल इकट्ठा है और एक्स्ट्रा मैरिटल कोई नहीं है, तो फिर हमें कॉन्डम्स की उस तरह ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है, उतने दिन के लिए हम जब ट्रीटमेंट हो रहा है उस वक्त कॉन्डम्स यूज़ कर लें, और हस्बैंड को भी साथ ट्रीट करें। जब भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, हिस्ट्री में ज़रूर हम पूछते हैं कि हस्बैंड को कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर वो एसिम्टोमेटिक है, उन्हें कोई सिम्टम नहीं, फिर भी उन्हें स्टार्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक जो वाइफ को जा रही है उससे रिलेटेड हस्बैंड को भी देनी होती है। कई दफ़ा हस्बैंड्स नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, वाइफ बार बार अपने आप को ट्रीट करती रहती है, हस्बैंड एक कैरियर स्टेट में होते हैं, वो फिर से इन्फेक्ट कर देते हैं, 1-1.5 महीने बाद दोबारा सिम्टम्स आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं कितनी दफ़ा इसी चीज़ का इलाज कर चुकी हूँ, टेस्ट पे भी यही आया था, यही ऑर्गेनिज्म आया था, इसी एंटीबायोटिक को सेंसिटिव था, ये दवाई तो मैंने 3 दफ़ा पहले भी यूज़ की है। असल में जड़ ये है कि हस्बैंड एक कैरियर स्टेट में है या सेक्सुअल पार्टनर वो स्टेट में है और वो ट्रीट नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं मुझे तो कुछ भी नहीं है, मुझे सिम्टम नहीं है, तो मैं अपने आप को प्रिवेंटिव मेडिसिन भी नहीं दूंगा, जो हमें 1 आधे दिन की स्टार्ट डोजेस देनी होती है, वो बहुत लंबी दवाई भी नहीं एट टाइम्स होती। तो अगर वाइफ को हम ट्रीट करते हैं तो हमेशा हस्बैंड के लिए गाइडेंस देना और हस्बैंड को भी थोड़ा काउंसिल कर देना कि एक दफ़ा आप खा लें, ताकि आप दोनों ही क्लियर हो जाए। चाहे आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं तो आप कैरियर हो सकते हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एसटीडीज और एसटीआईज, इसकी क्या ऐसी अलामतें हैं जो एक फीमेल के ऊपर जाहिर होना शुरू होती हैं कि उसको पता चलता है कि ये ट्रांसफ़र हो चुकी है? देखिए, डिफरेंट एसटीआईज जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं, और कॉमनली जो है वजाइनल डिस्चार्ज, बर्निंग, यूरिन जो बर्न करके आ रहा है, ये चीज़ों के साथ लोअर एब्डोमिनल पेन और क्रॉनिक
विजाइनल डिस्चार्ज के साथ जो पेशेंट्स होते हैं, और जब बेसिकली हिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, और फिर जब उनको डबल चेक करने के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं, तो फिर वो चीज़ें कंफर्म होने लगती हैं। जब हिस्ट्री में थोड़ा सा हस्बैंड का बिहेवियर या इवन वाइफ का भी, अब मतलब हम ये नहीं कह सकते कि खातून के एक से ज़्यादा रिश्ते नहीं हो सकते, तो अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की हिस्ट्री है तो STIs बहुत कॉमन है, और फिर उनको उस तरह ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई एक सिम्टम नहीं है जिसको हम लेबल कर दें, अब हम इधर बता दें कि ये होगा तो वो STI है, तो अब सब लोग एक दूसरे को लेबल जुबानी करने लग जाए। सिंगल सिम्टम के साथ हम नहीं लेबल कर सकते। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, तीनों चीज़ें मिलके किसी को डायग्नोसिस कंफर्म करेगा, और फिर हम इसको अच्छी तरह ट्रीट करेंगे दोनों कपल को। ठीक। और सिंगल का ट्रीटमेंट करने का सिंगल के ट्रीटमेंट करने के बाद रिकरेंस होती है, दोबारा आता है, और कपल को भी अगर कर रहे हैं तो उसका भी आगे से जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उसको भी ट्रेस करके ट्रीट करना दोनों के लिए इफेक्टिव है। वो अगला बंदा किसी और को वही ट्रांसमिट करता जा रहा है। ये एक वही बात है, जैसे सर ने कहा, एक साइकिल बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेस करते हैं, बाहर के मुल्कों में ये बड़ा कॉमन है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा डिफिकल्ट है, कोई एक दूसरे का कॉन्टैक्ट बताना नहीं चाहता, और वही सोशल रीजंस हैं। ठीक जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम गुफ्तगू जो है वो अपनी जारी रखेंगे, और आपके उठाए गए सवालात को डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर सवालात को बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और आज के हमारे जो महव गुफ्तगू गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी और डॉक्टर ज़हरा सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर जो गुफ्तगू है उसको जारी रखे हुए हैं, और कोशिश हमारी ये होती है, हमारे इस प्रोग्राम का विजन और मकसद भी एक ही है कि आप लोगों को वेल एजुकेट करना, और आपको ये बताना कि जब आपको कोई बीमारी है तो कौन सी ऐसी स्पेशलिटी हैं जो इसको डील करती हैं, ताकि आपकी जो बीमारी का जो गोल्डन पीरियड होता है वो वेस्ट ना हो, ज़ाया ना हो, और आप ऑन द टाइम जो है वो अपने कंसल्टेंट के पास जाके अपना इलाज करवाएं और अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। सर, जैसे कि आपने इसकी सेफलिस की बात की, हम अक्सर देखते हैं वो लोग जो बाहर के मुल्कों में जा रहे होते हैं, जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उनका यही टेस्ट जो है ना वो बार बार फंसा होता है, और वो आगे कहते हैं कुछ ऐसा कर दें कि ये नेगेटिव हो जाए। ये क्या चीज़ है? बाहर के ममालिक में, स्पेशली जितनी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, उसमें आपको VDRL टेस्ट कराना बड़ा ज़रूरी है। वेनिरल डिजीज रिसर्च लेबॉर्ट्री, TPHA, ट्रेपिनोमा पैलिडम हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट, और TPI, ट्रेपिनोमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन। ये टेस्ट सिफिलिस के लिए है। अब उन मुल्कों ने मैंडेटरी कर दिया है, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, शारजा, जितने ये हमारे कतर, कुवैत, जितने भी हैं, मेरे पास आते हैं ना लोग, वो लेके रिपोर्ट कि डॉक्टर साहब ये हमारी पॉजिटिव आ रही है, फिर हम उनको दवाई, फिर हम उनसे पूछते हैं, और उनकी हिस्ट्री होती है पॉजिटिव। और ये ज़्यादातर लेबर क्लास के लोग हैं, ऐसे ही लेबर क्लास के लोग आते हैं, डॉक्टर साहब वो मेरा तो जनाब भी है, मेरा 10वीं दफ़ा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मैं कहना काम छो ना, फिर पुराने अपना अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह उधर जाना है सऊदी अरब में, अल्लाह के घर तो नेक पाक साफ होके जाओ। फिर हम उनको इंजेक्शन होते हैं इसके पेनिसिलिन के, सिफिलिस के लिए आइडियल ड्रग है पेनिसिलिन, वो देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, और अब तो वो लिंजोलिड आ गई है, सेफ्रोस्पोरिन 3rd जनरेशन आ गई, वो देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीमारियां हैं, जिस तरह सिफिलिस, गनोरिया, शेंक्रोइड, ये वो बीमारियां, इसको सुजाक और आतशक भी कहते हैं उर्दू में। सुजाक है। अच्छा, अब ये होता क्या है, इन लोगों को वो डिपोर्ट कर देती हैं अगर ये उनकी टेस्ट पे पॉजिटिव हो, फिर ये जाते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं। अच्छा, कई दफ़ा एक्टिव डिजीज चली जाए, टेस्ट फिर भी पॉजिटिव आ रहे होते हैं। मरीज मेरे पास आता है, डॉक्टर साहब मैं तो 10 टीके लगवा चुका हूँ पेनिसिलिन के, और अब भी, तो वो कैरियर होता है। कैरियर का जो टेस्ट होता है वो कई दफ़ा साल पॉजिटिव रहता है, उसमें एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होती। ही कैन हैव सेक्सुअल रिलेशन विद हिज वाइफ एंड ही कैन हैव नॉर्मल चिल्ड्रन, बट होगा क्या कि वो एक्टिव, वो जो कैरियर स्टेट है, वो जो ब्लड में VDRL है, उसको कहते हैं वेनिरल डिजीज रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट, ये और डिजीजेज में भी बड़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन इसके स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो TPH है, ट्रेपिनोमा पैलिडम हीमोग्लूटिन, वो एग्जैक्ट बता देता है कि ले भाई ये बंदा जो है ना ये तो अभी फंसा हुआ है। तो हमें फिर उनको कहना पड़ता है कि भाई आई एम सॉरी, हम कुछ, फिर वो आपको पता है हमारे कुछ लोग 2 नंबरी में करते हैं कि वो लेबॉर्ट्री में जाके कि जी वो तो हमें पता चला वो फलाना भी पैसा ले लेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाएगा जी। तो ये, लेकिन तरीका यही है कि सिफिलिस जो होती है बेसिकली सुजाक या आतशक, इसको गनोरिया भी, एक गनोरिया एक अलग डिजीज है, तो सिफिलिस ये भी हस्बैंड से वाइफ को, और एक्स्ट्रा मैरिटल ये आती है, बंदा लाता है बीवी को देता है। अब मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं,
औरत है गांव की, अब वो आती है, उसको सिफिलिस, हाथ, मैंने कहा था ना स्किन पे मैनिफेस्टेशन है, सिफिलिस की सबसे बड़ी जो मैनिफेस्टेशन है खातून में है वो क्या है, हाथ पे पिगमेंटेशन और पाँव पे, हाथ और पाँव पे और फिर बॉडी पे, और उसकी ओरल कैविटी में अल्सर बन जाते हैं औरत के। तो वो औरत बेचारी सीधी सादी, वो कहती, मैं उसको कहता हूँ तुम्हारा कॉन्टेक्ट, कहती जी मेरी तो अभी शादी हुई थी, बंदा मेरा दुबई में, सऊदी अरेबिया में, शारजा में काम करता है, वो आया था, वो चला गया, उससे उसको मिल गई, बीमारी हो गई, अब ट्रांसफर कर गया, बिल्कुल ट्रांसफर कर, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेगनेंसी में हमें उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टिल बर्थ होती है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, सिफिलिस की, चाइल्ड इज बॉर्न डेड, स्टिल बर्थ जिसे हम कहते हैं, वो बच्चे की, और या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो उसको बेचारी सीधी सादी औरत होती है, पता ही नहीं होता, उसको कहते हैं तेरा मियाँ, कहती है वो तो बाहर होता है जी, वो तो कमाने जाता है, कमा के 2 साल बाद आया था, अब फिर 2 साल बाद आएगा, और वो बंदा जो होता है उससे पता ही नहीं होता कि जी वो क्या है। एक बात हमेशा इसमें याद अब रखनी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में, आजकल सेक्सुअल अब्यूज बच्चों में बहुत कॉमन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं अब कर रहा हूँ, ये आपके प्रोग्राम में आज तक किसी ने नहीं की। बच्चों में जो सेक्सुअल अब्यूज है, जो बच्चों में हैरेसमेंट है, स्कूल गोइंग बच्चों में, जो बच्चे मदरसों में जाते हैं पढ़ने, जो बच्चियों जाती हैं पढ़ने के लिए, तो ये जो मुलाजिम घर के रखे हुए हैं, मुलाजिम हम रखते हैं, मेड्स, नौकरानियां, नौकर, जो अब मकसद मियाँ भी काम करता है, बीवी भी काम, अब 2 डॉक्टर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं, दादा दादी बूढ़े हैं, वो नहीं देखते, उन्होंने एक नौकर रखा है बच्ची के लिए 4 साल या 5 साल की, वहां उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज बहुत होता है। तो उसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी कोई 1 हफ्ता पहले मेरे क्लिनिक पे एक माँ अपना बच्चा लाई 2 साल का, उसके पेरी एनल वॉर्ड्स, उसके पखाने वाली जगह पे, एनल रीजन पे भरा हुआ था गुच्छा वॉर्ड्स का। तो मैंने उसकी माँ को कहा, मैंने कहा जी घर में आप कहती मैं भी वर्किंग हूँ और मेरा बैंक में, और मेरा मियाँ भी वर्किंग है, तो मैंने कहा ये बच्चे को, कहती वो तो मैं नौकर के पास छोड़ती हूँ, शायद दादी फौत हो गई है, दादा बहुत बूढ़ा है। दैट वाज अ केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, वो उसने किया हुआ, और वो अब्यूज के बाद इतने वार्ड्स उसके भरे हुए थे, वो फिर हमें क्रायो करनी पड़ी, क्रायो सर्जरी कहते हैं, बच्चों को कॉटरी नहीं हम करते वो दे के वो ठीक किया। इसी तरह वल्वो वजाइनल एरिया बच्चियों का, उसके ऊपर मैंने बहुत देखा है, उसके ऊपर अल्सर बने होते हैं, उसके ऊपर ये, तो ये हम लोगों को, जो हमारे वर्किंग माँ और बाप हैं, ये मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, जो भी हैं वर्किंग माँ बाप, जो सुबह निकलते हैं, रात को घर आते हैं, डॉक्टर्स हैं स्पेशली, क्लिनिक करते हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि उनके जो बच्चे हैं दे आर इन सेफ हैंड्स। अगर उनका दादा दादी नाना नानी नहीं है तो वो उन नौकरों को इंश्योर करें, और वो आजकल तो मोबाइल में आप सारा कैमरे लगे होते हैं, आप वो लेके जाएं और अपने बच्चे को चेक करते चले जाएं, या उन बच्चों को साथ ले जाएं। डे केयर सेंटर अस्पतालों में सब बन गए हैं, जितने भी हैं, बच्चों को वहाँ रखें ताकि वो आपको प्रॉब्लम ही बाद में ना आए। ये भी सेक्सुअल डिजीज की तरफ बात जाती है, तो ये बहुत जरूरी बात है जो मैंने की। ठीक जी डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से इनफर्टिलिटी के भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की ना, जब ये क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस रहते हैं तो ये असेंड करते हैं, ये ऊपर यूट्रस की तरफ जाते हैं, यूट्रस के पूरी अंदर की लाइनिंग को डैमेज करते हैं, और फिर असेंड करके फिलोपियन ट्यूब्स, जो ट्यूब्स हैं ना, उनमें भी जाते हैं। ट्यूब्स क्योंकि बिल्कुल बारीक ल्यूमन की होती हैं, तो वो जल्दी जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेम होती है, स्वेलिंग से वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, और फिर जब वो हील भी हो जाता है तो वहाँ स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, तो वहाँ से जैसे ओवम का पास करने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और इस तरह फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसको ट्यूबल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये पाकिस्तान में अभी भी बड़ी कॉमन है, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस, PIDs, रिकरेंट वजाइनल डिस्चार्ज, ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह ट्रीट नहीं होती। कई दफ़ा इग्नोरेंस में, कई दफ़ा वो इसको इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा जाता, और इसको एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा समझ लिया जाता है कि ये लिकोरिया है। पाकिस्तान में ये बड़ी टर्म बड़ी कॉमन है, लिकोरिया होना। हालांकि लिकोरिया जो है वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती। हाँ, महीने के कुछ दिनों में वो रिलेटिवली प्रोनाउंस्ड है, थोड़ा ज़्यादा है, कुछ दिनों में नहीं है। लेकिन जब उसमें से स्मेल आ रही है, उसका कलर चेंज है, उसके साथ लोअर एब्डोमिनल पेन आ रही है या कमर में दर्द हो रही है, तो उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, उस चीज़ को ट्रीट करना चाहिए। जब आप हिस्ट्री लेते हैं ऐसे पेशेंट्स की, पीछे जाते हैं, तो वो 10-10, 12-12 साल से वो चीज़ चल रही होती है, और वो जब ट्रीट नहीं होती तो
एंड पे ये हो जाता है कि वो इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। फिर हमारे हाथ में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती। हाँ, जब ये अर्ली ही हो तो उसी को अच्छी तरह इफेक्टिवली ट्रीट कर लिया जाए। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके, क्रीमें, ड्रग्स, गोलियाँ, कैप्सूल मेडिकल स्टोर से खुद से ख़रीद के खाने की बजाय किसी समझदार को दिखा के और स्पेसिफिक दवाई ली जाए और फिर उसको फॉलो किया जाए कि भाई इतनी देर के बाद एक दफ़ा फॉलोअप हो जाए कि आप बिल्कुल क्लियर हो गया है या नहीं। अगर दोबारा हो रहा है तो रीज़न ढूंढ ली जाए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे सर ने बात की थी स्टिल बर्थ की, ये केस क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं और इनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? बेसिकली पाकिस्तान में ना स्क्रीनिंग सिस्टम्स कोई भी नहीं है। जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है और यहाँ पे बहुत आम रवाज है कि पहले 3 महीने तो डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और उन पहले 3 महीनों में ही अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पहले से चल रहा था जो उस वक्त एग्रवेट हो गया, तो उस वक्त ही बहुत से अर्ली फेजेस में बहुत ट्रांसमिशन होके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बेबी में एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाती हैं। और जैसे सर ने पहले बताया कि हर्पीस जब हो जाता है तो वो डिलीवर उस वक्त वजाइनली नहीं किया जा सकता, उसको एक्टिवली ट्रीट करना होता है। और अगर उस वक्त एक्टिव हर्पेटिक लीजन्स हैं वल्वा वजाइना में तो फिर हम सिजेरियन करते हैं, उस रूट को बाईपास करते हैं। और अगर नहीं है और अभी कुछ 3, 4, 6 हफ्ते हैं तो हमारी कोशिश होती है एग्रेसिवली एंटीवायरल से ट्रीट कर लिया जाए और उसको उस पाथवे को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अगर बेबी उस पाथवे से गुजर के आएगा तो उसको सिक्रीशंस के थ्रू, उसके सांस के रास्ते, उसके मुंह के रास्ते वो सिक्रीशंस उसके अंदर जाएंगी। आगे जाके बेबी को हर्पेटिक निमोनिया हो सकता है, लीजन्स मुंह में बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बच्चे की पैदाइश पे ही कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो सकती हैं। तो प्रिवेंशन हमेशा बेटर है, और अगर कुछ भी आपको पिक होता है तो जल्दी समझदार डॉक्टर के पास जाना जो उसको पिक कर सके और इफेक्टिवली ट्रीट कर सके, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इस तरह के केसों में क्या ऐसी लैब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि जो ज़रूरी आप समझती हैं कि ये टेस्ट इसके होने चाहिए? जब हमें वजाइनल डिस्चार्ज या इन्फेक्शंस मिलते हैं ना तो उनकी हम हाई वजाइनल स्वाब भेजते हैं। वो टेस्ट का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और लेबॉर्ट्री में भेजते हैं ताकि कल्चर करके पता चल जाए कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर हमें ऑर्गेनिज्म क्लियरली पता चल जाता है ना तो फिर ट्रीटमेंट बहुत आसान है। हर ऑर्गेनिज्म का अलग एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट है, उसको इफेक्टिवली कर लिया जाए तो वो आराम से क्लियरेंस हो जाती है। जब हम देखिए कन्फर्म किए बगैर ट्रीटमेंट्स दे देते हैं ना तो वो कई दफ़ा वो हमें कुछ लग रहा होता है और वो होता कुछ है, तो इफेक्टिवली ट्रीट नहीं होता, फिर रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाती है। ठीक। डॉक्टर साहब, विजाइनल इन्फेक्शन या इस तरह की जो वायरल डिजीज होती हैं, क्या इससे औरत को वीकनेस भी हो सकती है? जी, क्रॉनिक इन्फेक्शन जब भी होगा तो पेन, जब टांगों में दर्द, ये अक्सर पेशेंट्स कहते हैं ना मुझे बहुत सालों से लकोरिया है, कमर में बड़ी दर्द है, टांगों में जान नहीं है, घुटने मेरे जो है वो खाए गए हैं इन्फेक्शन की वजह से। क्रॉनिक इन्फेक्शंस जो है वो आहिस्ता 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 आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे, पेन, डिस्चार्ज और आपकी एबिलिटी टू मूव और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को गुजारने में तो कोई ना कोई हिंड्रेंस आएगी। लेकिन कई दफ़ा बाकी चीज़ों की एसोसिएशन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी साथ साथ चल रही होती है, तो सिम्टम्स जो है वो मिलजुल के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल क्लियर कट एसोसिएशन एक चीज़ के साथ नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें क्रॉनिक चलती हैं तो ऑफ कोर्स लोगों को ये मसले ज़रूर होते हैं। ठीक सर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की जैसे आपने बात की, इसमें जो पेशेंट होते हैं उनका वजन कम भी होता है, ज़्यादा होता है, या किस तरह के पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? उनका बीवी से डर के वजन कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। कि मैं बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा जाके, मैं तो बीमारी लेके फिर रहा हूँ, बीवी ने पकड़ लेना है। ठीक। बंदा अगर डरता है ना अंदर खाते तभी तो उससे बीवी से डरता है, ऊपर से वो जो इतना मर्जी शेर बने। मैंने तो अपने, आप तो अभी बच्चे हो, मैंने अपनी तजर्बे में देखा है कि जो बंदा आता है बेगम को ना पता चले ये मेरी बीमारी है, आपके मेरे दरमियान मेरी बेगम बाहर बैठी है उसको ना पता चले, वो पहले ही आके बात। एक मैं बात बड़ी जरूरी बात करता चलूँ, हमारे यहाँ क्या होता है, जीपी जिनको नहीं पता स्किन डिजीजेस को ट्रीट करना वो मिसमैनेज कर जाते हैं, मरीज टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट होता है। अब मैं यहाँ एक ही बात करूंगा, जो जिसका शोबा है मरीज उसके पास जाए। बिल्कुल ऐसे। अब गायनिकोलॉजिस्ट की गायनी की प्रॉब्लम, मेरा काम है इसको इनके पास भेजूं। अगर रेडियोलॉजी में, अगर ऑर्थोपेडिक में है, अगर कोई साइकाइट्री का है तो मेरा काम है उसको भेजूं। पल्मोनोलॉजी का आई शुड नॉट ट्रीट। अब हमारी जो वो मर्द है जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल STD ले ली है, उसको हो गया सिफिलिस, गोनोरिया, वो क्या करता है, वो अपनी जीपी को, यार दोस्त होता है उसको कहता है यार मेरे तो ये आगे पीनस पे 2 दाने निकल आए हैं तो ये यार ट्रीट कर दे, वो मेरे से गलती हो गई थी। वो कहता है एंटीबायोटिक खा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लो जी, वो एंटीबायोटिक आता है, 5 दिन में दाने खत्म। डिजीज स्टिल प्रिवेल्स। सिफिलिस की 4 स्टेजेस है। टाइप 1 जब अल्सर बनता है, टाइप 2 हाथों पाँव पे आती है, टाइप 3 ब्लड में, और टाइप 4 जब गम्मा बन जाता है और ब्रेन में जाती है, उसको कहते हैं न्यूरोसिफिलिस।
और बंदे की डेथ 20 साल बाद न्यूरोसिफिलिस से हो जाती है। बड़े बड़े उसके अंदर ट्यूमर बन जाते हैं लिवर के अंदर उसको कहते हैं सिफिलिटिक गम्मा। अच्छा, अब वो गया, अब जीपी को पता ही नहीं है बेचारे को। जीपी ने देखा, उससे कहा तू घबराना, मैंने देखा है ये छोटा सा दाना बना है यार, वो ठीक हो जाएगा, ये एंटीबायोटिक। अब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब वो दाना ठीक होता है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो ब्लड में बीमारी चली गई होती है। अब ब्लड में आती है, हाथों पाँव पे उसके निशान आते हैं, वो फिर जाता है जीपी के पास। जीपी कहता है मैं तुझे स्टीरॉयड देता हूँ, ठीक हो जाएगा। जीपी के स्टीरॉयड लगाए, दवाइयाँ दी, फिर से, यानी वो ट्रीटमेंट हो ही नहीं रही होती। उतनी देर उसका अपनी बीवी से कॉन्टैक्ट चल रहा होता है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। तो वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बीवी बेचारी को पता नहीं होता। या इवन अगर डॉक्टर भी बीवी हो तो उसको क्या पता कि इसको एसटीडी हुई है, उनको स्किन मैनिफेस्टेशन का तो नहीं ना पता होता टिल द टाइम शी इज ए डर्मेटोलॉजिस्ट। उसको तो नहीं पता होगा कि वो एक बीमारी लेके आ गया, उसको क्या पता कि इसको क्या है। तो बात सबसे बड़ी ये है, इसमें लोगों का वजन भी कम हो जाता है, डर डर के होता है। अगर उसको डर है मुझे एड्स हुई है, मुझे साइंस कम नहीं हो सकती। देखिए इसमें दिस इज नॉट ए मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, डिप्रेशन की वजह से नहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। अब एक बंदा मैं आपको बताता हूँ, उसको जब उसको HIV नहीं थी, एड्स, बड़ा अमीर आदमी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है लाहौर का, वो पूरी दुनिया में टेस्ट करा के आया, फिर मुझे कहता सब नेगेटिव है सर, लेकिन मुझे HIV है। टेस्ट करा के आके, वो मेरा यार भी है, बहुत दोस्त भी है, मुझे कहता है डॉक्टर आतिफ, हर अमेरिका, यूरोप, हर जगह गया हूँ, एड्स मेरी नेगेटिव है, HIV नेगेटिव है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव, मुझे HIV है क्योंकि मैंने गलत काम किया हुआ है, मैंने गैर औरतों के साथ तल्लुकात थे। तो मैंने देखे टेस्ट सारे, मैं कहा यार तू पागल हो गया। कहता नहीं, एंड आई टेल यू, जो आपने सवाल पूछा है, मैंने जब उसको 6 महीने पहले देखा था, उस वक्त देखा था वो यूं बना हुआ था, मैंने समझा कि वो कोई आजकल ये एंटी ओबेसिटी टीके लगवा रहा है जो मार्केट में है। तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस जो होता है ना, और वो झूठ जो होता है, वो अंदर गिल्ट होती है, सबसे बड़ी बात है। एक कोई भी आप गलती करते हैं किसी भी किस्म की, आपका गिल्ट नहीं जाता, ये बड़ी मैं जरूरी बात कर रहा हूँ। और वो गिल्ट जो होता है वो आपको अंदर हॉन्ट करता है, वो गिल्ट हॉन्ट करता है, यार मैंने तो ये गलत काम कर दिया है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी है, कल को अल्लाह ना करे मैं मर ना जाऊँ, चलो मैं उम्रा करने जाता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग के आता हूँ। फिर वो लोग इस तरफ पड़ जाते हैं। लेकिन बात ये है कि ये डिजीज़, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक GP के पास जाती हैं या फैमिली फिजिशियन के पास जाता है, मेरी स्किन के वेनियर जिनकी नहीं है इतना तजर्बा, उनको चाहिए सिर्फ कहें जी कि गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, प्रॉपर काउंसल कर दें और रेफर कर दें उनको। कहो जी कि मुझे ये लग रहा है कि आपकी बीमारी जो है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, आप सीधा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो इंशाल्लाह आपके टेस्ट कराएंगे और वो आपको करेंगे, रादर एक एंटीबायोटिक और एक स्टीरॉयड दे के बीमारी को कैमोफ्लाज कर दें और बाद में वो अल्लाह ना करे फॉरएवर उसकी बीवी और बच्चों में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक हो डॉक्टर साहब, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हस्बैंड का जो है ना इस तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है वाइफ के साथ, तो बच्चे को कुछ खतरात हो सकते हैं? देखिए ये इस स्टेज पे डिपेंड करता है कि अर्ली ऑन हुई है, अगर शुरू के 3 महीनों में है तो उसकी मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट हैं, जैसे मिसकैरेजेस हो जाते हैं या परमानेंट एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चों में डेवलप हो जाती हैं। अगर ये लेटर ऑन है तो ये कई दफ़ा वक्त से पहले प्री टर्म लेबर में पेशेंट को ले जाता है, या हम लोगों की मोड ऑफ डिलीवरी चेंज हो जाती है कि अगर एक्टिव डिजीज़ है वल्वा और वजाइना में तो उसको अवॉइड करके हम सिजेरियन में एंड अप हो जाते हैं, या फिर अगर एक्टिव लेबर में ही पेशेंट आ जाता है और डिलीवरी हो जाता है तो बच्चे के अंदर जो है वो अर्ली ये डेज ऑफ द लाइफ में ही निमोनियाज और ICU में एडमिशंस और उनके अंदर मैनिफेस्टेशंस ये आ जाती हैं। ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का, हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब आपकी भी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आखिरी 3 मिनट में डिवाइड होंगे आपके ऊपर, तो 1 and 30 सेकंड्स के अंदर आप बताएंगे कि पब्लिक के नाम प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी का क्या पैगाम? मेरा तो एक ही पैगाम है जी, पब्लिक के नाम, आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अल्लाह के नज़दीक हो जाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और तफसीर के साथ और उसकी तर्जुमे के साथ पढ़ें कुरान, ताकि वो देखें आपको क्या कहता है। और अल्टीमेटली जब आपकी हॉलीडेज का टाइम कभी साल में आए तो एक काम करें, जो पैसे बचते हैं ना वो मरी नथिया गली में ना खर्चें, अल्लाह पाक के घर जाके करके आएँ, अल्लाह पाक को हुजूर में जाएं। अगर कोई गलतियाँ हो गई हैं, वो बहुत बड़ी ज़ात है उसकी, वो सब माफ़ कर देने वाला है, उससे माफ़ी मांगें, अपनी बीवी के साथ सिंसियर रहें, अपने बच्चों से प्यार करें और कोशिश ये करें कि अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी बीवी, लविंग केयरिंग बीवी दी है, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और आपकी ज़िंदगी में क्या आपको चाहिए। बच्चों पे फोकस करें, बच्चों की तालीम को अच्छा करें, बच्चे अच्छा पढ़े लिखें, बच्चियाँ अगर आपकी उनके अल्लाह नेक नसीब करे, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जितना आप मज़हब की तरफ जाएंगे आप इन हरकतों से दूर होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर ज़हरा सफदर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम?
मेरा जी पैगाम ये बड़ा सिंपल है कि अगर आपको क्रॉनिक वजाइनल डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन है, तो प्लीज़ इनको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर ये अर्ली ऑन ट्रीट हो जाएंगे तो बहुत सिंपल दवाइयों से बहुत इफेक्टिवली ट्रीट हो जाएंगे। और अगर हम इनको चलाते जाएंगे तो आगे जाके ज़िंदगी में ज़्यादा मसले होंगे, प्रेगनेंसीज़ में भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और कभी कभी इनफर्टिलिटी और बच्चे ना होने की वजह से पूरी सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी। तो अर्ली आप लोग जो पिक करें और पिक करके एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, रादर देन कि आप क्वैक्स के पास या ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके खुद से अपने आप को ट्रीट करने के जाए एक सीनियर कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपको ठीक तरह से ट्रीट भी करे और फिर आपको गाइड भी करे कि आपने आगे से बचना कैसे है और बाकी अपनी फैमिली को भी कैसे बचाना। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आपने देखा कि हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर डिटेल गुफ्तगू करने की कोशिश की और हमने आपके उठाए गए हर सवालात को अपने एक्सपर्ट के सामने रखा और कोशिश की कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आप लोगों तक ये मैसेज डिलीवर करें कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपने कौन सी स्पेशलिटी में जाना। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका या हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और आपके उठाए गए सवालात को हम जब देखते हैं तो हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम को उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करें और आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी, डॉक्टर ज़हरा सफदर और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।